बबूसा खतरे में। भाग एक। कमीने त्यागी तुम। जगमोहन गुर्रा उठा। वीरेन त्यागी बेहद शांत भाव में मुस्कुराया और क्या उठा। मुझे यहाँ देखकर अगर ये सोचते हो कि मुझे पकड़ लोगे या मार दोगे तो ये तुम्हारी भूल है। त्यागी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। त्यागी का मुकाबला नहीं कर सकते तुम। एकाएक जगमोहन दौड़ा और सोफे पर बैठे त्यागी पर छलांग लगा दी। वीरेन त्यागी ने फुर्ती से अपनी जगह छोड़ी और एक तरफ खड़ा हो गया। जगमोहन सोफे से टकराया और सोफे के साथ नीचे लुढ़कता चला गया। फिर फौरन ही उठा और नज़रें त्यागी पर टिकी। भिजे दांत, धधकता चेहरा, गुस्से में कांपता शरीर। मैं जानता था कि मेरा इसी तरह स्वागत होगा। त्यागी मीठे स्वर में मुस्कुरा कर कह उठा, मैं तो देवराज चौहान के बस का भी नहीं हूँ। सिर्फ तुम मेरा मुकाबला कैसे कर सकते हो। अगले ही पल जगमोहन ने रिवॉल्वर निकाल ली। तुम बच नहीं सकते। जगमोहन दांत पीसते कह उठा, मरोगे तुम। तुमने हमारे बड़े बड़े नुकसान किए हैं, हमें मौत के मुंह में कई बार ढकेला, पर अब तुम हत्थे चढ़ गए मेरे। तुम। जगमोहन त्यागी गंभीर दिखा। तुम्हें यह ज़रूर सोचना चाहिए कि मैं शेर की मान में क्यों आया। मैं जानता था कि मेरे साथ यही व्यवहार होगा, पर फिर भी मैं आया। तुम्हें मेरे आने का कारण पूछना चाहिए। जगमोहन रिवॉल्वर वाला हाथ उठाए त्यागी को मौत सी निगाहों से देखता रहा। तुम्हें देवराज चौहान की ज़रा भी फिक्र नहीं है कि वो कहाँ है। त्यागी पुनः बोला, देवराज चौहान। जगमोहन के मस्तिष्क को झटका लगा। कहाँ है वो। रिवॉल्वर वापस रखो और आराम से बात करो। देवराज चौहान तुम्हारे पास है। जगमोहन गुर्रा उठा। नहीं, परंतु जानता ज़रूर हूँ कि वह इस वक्त कहाँ है। कहाँ है देवराज चौहान। रिवॉल्वर वापस रखो। मैं झगड़ा करने नहीं आया, तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। देवराज चौहान से मैं दुश्मनी रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम लोग भी मुझे छोड़ने वाले नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे सामने आया। मेरा इरादा देवराज चौहान को कानून के हाथों में बुरी तरह फंसा देने का है। ये काम मैं करके भी दिखाऊंगा, पर मैं ये नहीं चाहता कि मेरे खास दुश्मन पर कोई और हाथ मार ले, जैसे कि रानी ताशा। रानी ताशा। जगमोहन चौंका। तुम रानी ताशा के बारे में क्या जानते हो। सब कुछ। त्यागी ने गंभीर स्वर में कहा। वो खुद को दूसरे ग्रह से आया बताती है और देवराज चौहान को राजा देव कहती है, जो कि उसके 3 जन्म पूर्व का पति है। सब कुछ पता है मुझे। मेरे ख्याल में देवराज चौहान इस वक्त बड़ी मुसीबत में फंसा है। ऐसे में मैं तुम्हारी सहायता करूं तो तुम्हें ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। देवराज चौहान नाइट सूट पहने जिस तरह नंगे पांव पागलों की तरह ताशा ताशा चिल्लाता सड़कों पर भाग रहा था, वह अच्छी निशानी नहीं है। पुलिस की निगाहों में आ गया तो और मुसीबत में पड़ जाएगा। तुम्हें क्यों फिक्र है कि उसे पुलिस पकड़ लेगी। जगमोहन दांत भींचे क्या उठा। देवराज चौहान को मैं पुलिस के हाथों में फंसाना चाहता हूँ। त्यागी मुस्कुरा पड़ा। जगमोहन रिवॉल्वर थामे त्यागी को घूरता रहा। त्यागी सतर्क था। तो तुम यहाँ हमारी सहायता करने आए हो। सच्चे मन से। रानी ताशा के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। देवराज चौहान की पत्नी नगीना जब प्राइवेट जासूस अर्जुन भारद्वाज को सारा मामला ताज होटल में बता रही थी तो मैं भी पास ही में मौजूद था। मैंने सब कुछ सुना और मुझे चिंता हुई कि रानी ताशा मेरे खास दुश्मन को नुकसान न पहुंचा दे। मैं तभी से इस मामले पर लग गया। अगर तुम्हें मेरा बीच में आना पसंद नहीं आया तो मैं चला जाता हूँ। तुम जानते हो कि इस वक्त देवराज चौहान कहाँ है। हाँ। त्यागी ने सिर हिलाया। जगमोहन ने रिवॉल्वर जेब में रखी और बोला, देवराज चौहान कहाँ है। 3 लोगों ने उसे पकड़ा, बेहोश किया और उसे कार में डालकर ले गए। मैं उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। जब देवराज चौहान बंगले से बाहर भागा तो मैं बाहर रहकर बंगले पर नज़र रख रहा था। तब मैं देवराज चौहान के पीछे गया और सब कुछ देखा। मैंने उन तीनों की कार का पीछा किया और उनका ठिकाना देखा। त्यागी बोला, 3 लोग। जगमोहन के चेहरे पर सख्ती के भाव उभरे। देखने में कैसे लगते थे वो। त्यागी ने उनका हुलिया बताया। जगमोहन हुलिया सुनकर बुरी तरह चौंका। RDX। उसके होंठों से निकला। कौन RDX। वीरेन त्यागी के माथे पर बल पड़े। राघव, धर्मा और एक्स्ट्रा। ये कौन है। हैं कोई। देवराज चौहान के दोस्त हैं या दुश्मन। न दुश्मन न दोस्त। फिर तो तुम्हें इनका ठिकाना पता ही होगा। नहीं पता। मैं नहीं जानता कि ये कहाँ रहते हैं। चलो। त्यागी मुस्कुराया। मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। जगमोहन ने कठोर निगाहों से त्यागी को देखा, फिर क्या उठा। चलो। दोनों बाहर निकले, कार में बैठे। जगमोहन ने कार ड्राइव की। कार सड़कों पर दौड़ने लगी। त्यागी रास्ता बताने लगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे पास बैठूंगा। जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। बुरा मत मानो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ। दोनों में कई पलों तक चुप्पी रही। त्यागी बोला, रानी ताशा की बात को तुम लोग कैसे ले रहे हो। वो सच में दूसरे ग्रह से आई है। जगमोहन ने होंठ भींच लिए। जवाब तो दो। तुम्हारा इस मामले से कोई वास्ता नहीं। जगमोहन ने सख्त स्वर में कहा। मैं तुम लोगों की सहायता करने की सोच रहा हूँ। ये मामला दिलचस्प है। त्यागी ने कहा। हमें तुम्हारी सहायता की ज़रूरत नहीं। तो मैं यहीं उतर जाता हूँ। चुपचाप वहाँ का रास्ता बताते रहो जहाँ देवराज चौहान है।
त्यागी मुस्कुरा कर रह गया। बबूसा के बारे में तुम क्या विचार रखते हो? चुप रहो, मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। त्यागी ने फिर कुछ नहीं कहा। दौड़ती कार 1 घंटे बाद त्यागी के कहने पर एक मकान के बाहर रोक दी। अंधेरा फैल चुका था, घर के भीतर रोशनी हो रही थी। दोनों बाहर निकले। त्यागी बोला, ये घर है, तुम यहीं रखो। जगमोहन बोला, मैं भी आता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। जगमोहन आगे बढ़ा और बाहरी गेट पर लगी कॉल बेल दबा दी। चंद पल बीते के भीतर का दरवाज़ा खुला और राघव बाहर निकला। राघव पर निगाह पड़ते ही जगमोहन ने राहत की सांस ली। राघव गेट के पास पहुंचा तो जगमोहन को पहचानते ही हैरान हो गया। जगमोहन, तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला? राघव के होंठों से निकला। उसने भीतर से गेट खोला। देवराज चांद तुम लोगों के पास है? हाँ, घंटा भर पहले ही उसे होश। 1 मिनट रुको, कहकर जगमोहन पलटा और चंद कदमों के फासले पर खड़े त्यागी के पास पहुंचा। देवराज चौहान का पता बताकर तुमने बहुत मेहरबानी की। इस तरह की यह हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। जगमोहन के होठ भिंचे हुए थे। हमें तुम्हारी सहायता की ज़रूरत नहीं है। तुम हमारे दुश्मन हो, दुश्मन ही रहोगे। हम तुमसे पूरा हिसाब लेंगे वक्त आने पर, जो तुमने हमारे साथ किया अब तक। अब हमारे मामले में दखल मत देना। सोच लो, त्यागी मुस्कुराया। मैं तो साफ मन से इस मामले में तुम लोगों के साथ। हमें तुम्हारे साथ की ज़रूरत नहीं। जल्दबाजी मत करो। चलो जाओ। जगमोहन गुर्राया। इस वक्त तो मैं तुम्हें इसलिए जाने दे रहा हूँ कि तुमने मुझे देवराज चौहान का पता बताया। दोबारा कभी हमारे रास्ते में नहीं आना। जो कर चुके हो अभी, तो उसका हिसाब हमने तुमसे लेना है। तो मैं जाऊँ? हाँ, मैं चला गया तो फिर तुम लोगों की सहायता करने नहीं आऊँगा। मैं रानी ताशा और बबूसा के मामले में तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। मुझे ये मामला आसान नहीं लगता। त्यागी ने गंभीर स्वर में कहा। निकल जाओ त्यागी, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं। जगमोहन ने शब्दों को चबा कर कहा। मैंने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना, वीरेन त्यागी बोला। अगर तुम्हें मेरी सहायता की ज़रूरत नहीं तो मुझे क्या पड़ी है तुम्हारी सहायता करने की? कहने के साथ ही त्यागी अंधेरे में पैदल ही आगे बढ़ गया। जगमोहन उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वह निगाहों से ओझल नहीं हो गया। राघव पास पहुंचकर बोला, कौन था वो? इसने तुम लोगों को देवराज चौहान को ले जाते देखा और पीछा करके ये जगह देखी। ओह, पर यह था कौन? एक कमीना इंसान जो मेरे मामले में दखल देने की चेष्टा में था। परंतु ये इतना कमीना है कि इसकी बात का किसी भी स्थिति में भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हें इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, नहीं पूछता, राघव ने कहा। देवराज चौहान ठीक है? हाँ, परंतु उसे हुआ क्या है? जब से उसे होश आया वो चुप सा है। पूछने पर भी इस बात का जवाब नहीं दे रहा कि ताशा ताशा करता नाइट सूट में नंगे पाँव क्यों सड़कों पर दौड़ा फिर रहा। बहुत ज़्यादा पी ली थी, अपने पर उसका काबू नहीं रहा। अब नशा उतर चुका है। भीतर चलो, मैं उसे लेने आया हूँ। पी ली थी? परंतु वो मुझे पिए तो नहीं लगा। छोड़ो इन बातों को, भीतर चलो। जगमोहन ने कहा और खुले गेट से भीतर प्रवेश करता चला गया। देवराज चौहान ड्राइंग रूम ड्राइंग रूम में कुर्सी पर बैठा था। शरीर पर वही नाइट सूट था। जगमोहन जब वहां पहुंचा तो देवराज चौहान पर निगाह पड़ते ही गहरी सांस ली। देवराज चौहान ने भी उसे देखा। धर्मा और एक्स्ट्रा भी वहां मौजूद थे। ठीक हो? जगमोहन ने पास पहुंचकर देवराज चौहान से पूछा। देवराज चौहान ने हौले से सिर हिला दिया। जगमोहन चंद पल देवराज चौहान को देखता रहा, फिर गंभीर स्वर में आरडीएक्स से बोला, तुम लोगों का धन्यवाद कि देवराज चौहान का ख्याल रखा। धन्यवाद छोड़, एक्स्ट्रा बोला, पर बात क्या है? क्यों देवराज चौहान सड़कों पर? बात वही है जो हमेशा होती है, जगमोहन ने मुस्कुरा कर कहा। काफ़ी ज़्यादा पी ली थी। ये तो पता ही है कि जब नशा नचाता है तो कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसे में देवराज चौहान सड़कों पर दौड़ लें। तुम बात को टाल रहे हो, राघव गंभीर स्वर में बोला। यह नशे में नहीं था। कुर्सी पर बैठा देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। वो नशा ही था। अब देख लो, नशा उतर गया तो कैसे आराम से बैठा। तो तुम हमें सही बात बताना नहीं चाहते, धर्मा ने शांत स्वर में कहा। कुछ भी कह लो। जगमोहन का स्वर सामान्य था। ताशा कौन है? कोई भी नहीं है। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान कुर्सी से खड़ा होता गंभीर स्वर में क्या उठा। मैं जानता हूँ कि तुम लोग बाखूबी समझ रहे हो कि कोई गहरा मामला है, परंतु ये हमारा मामला है, इसे हम ही देखेंगे। इस बारे में हम तुमसे कुछ कहना नहीं चाहते। हमारी ज़रूरत हो तो कह दो, एक्स्ट्रा ने कहा। नहीं, ज़रा भी ज़रूरत नहीं। तभी कॉल बेल बजी। एक पल के लिए सब ठिठक कर रह गए। फिर धर्मा आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। हमें चलना चाहिए, देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा। मैं भी यही चाहता हूँ। एक्स्ट्रा और राघव से विदा लेकर दोनों बाहर निकले तो गेट पर धर्मा को बबूसा और धरा के साथ उलझे पाया। बबूसा कह रहा था कि राजा देव भीतर हैं, उसने गंध से ये बात जानी है, परंतु धर्मा इनकार कर रहा था कि यहाँ कोई राजा देव नहीं है। तभी देवराज चौहान और जगमोहन उनके पास पहुँच गए। ओह राजा देव! बबूसा देवराज चौहान को देखते ही क्या उठा। मैंने गंध के सहारे आपको ढूंढ ही लिया। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। मुझे डर था कि कहीं रानी ताशा से आपकी मुलाकात ना हो जाए। धर्मा ने हैरानी से देवराज चौहान और जगमोहन को देखा। राजा देव, रानी ताशा, ये सब क्या हो रहा है? धर्मा बोला। कैसी गंध के सहारे? कार में बैठो बबूसा, दरा तुम भी।
देवराज चौहान ने सामने खड़ी कार को देखते हुए कहा। बबूसा और धरा कार की तरफ बढ़ गए। धर्मा की सवालिया निगाह अभी भी इन दोनों पर थी। सब ठीक है धर्मा, देवराज चौहान मुस्कुराकर बोला। सड़क पर दौड़ते मुझे सामान लेने का शुक्रिया, लेकिन धर्मा ने कहना चाहा, परंतु देवराज चौहान और जगमोहन सामने खड़ी कार की तरफ बढ़ गए। उलझन में घिरा धर्मा गेट पर ही खड़ा रहा। बबूसा और धरा कार की पीछे की सीट पर बैठ चुके थे। जगमोहन ने ड्राइविंग सीट संभाली और कार आगे बढ़ा दी। देवराज चौहान बगल की सीट पर बैठा था। राजा देव, बबूसा बोला, यह देखकर मुझे खुशी हुई कि रानी ताशा से आपकी मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात हो जाती तो जाने कैसा बुरा हो जाता। मैं तो कब से आपको गंद के सहारे तलाश करता फिर रहा था। तब मैं नहा रहा था जब रानी ताशा का फ़ोन आया और आपने रानी ताशा से बात की। उसके बाद धरा ने मुझे बताया कि आप जगमोहन को बेहोश करके भाग निकले। मैं तो तभी से पागलों की तरह आपको ढूंढता फिर रहा था। मुझ तक पहुँचने में तुमने काफ़ी मेहनत की बबूसा, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। मैं तो आपका खास सेवक हूँ राजा देव, आपकी सेवा करना ही तो मेरा काम है। मैंने आपसे कितना कहा था कि आपके रानी ताशा से फ़ोन पर बात नहीं करनी है, परंतु आप नहीं माने। महापंडित ने रानी ताशा की आवाज़ में जादू भर रखा है जैसे। आप रानी ताशा की आवाज़ सुनते ही होश गंवा बैठते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि महापंडित जाने क्या करना चाहता है, परंतु वो रानी ताशा का साथ पूरी तरह दे रहा है। आप महापंडित को सज़ा ज़रूर देना राजा देव। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि आपको सदूर ग्रह का जन्म याद आ जाए, रानी ताशा की बेईमानी आपको पता चल जाए। आपको पता चल जाए कि रानी ताशा ने कैसे आपको धोखे से सदूर ग्रह से बाहर फेंका था। उसके बाद तो आप सब संभाल लेंगे राजा देव। आपका हुक्म किसी में भी टालने का साहस नहीं होगा, तब मुझे चैन मिल जाएगा। पर मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा बबूसा, देवराज चौहान ने कहा। यही तो चिंता से भरी समस्या है राजा देव। महापंडित का कहना है कि जब आप रानी ताशा का चेहरा देख लेंगे तब आपको याद आना शुरू हो जाएगा, परंतु रानी ताशा आपके पास आ गई तो तूफान उठ खड़ा होगा। वो आपको अपने साथ ज़रूर ले जाना चाहेगी और वो पल खतरनाक होंगे, क्योंकि रानी ताशा के साथ सोमात को भेजा है महापंडित ने, जो कि साधारण इंसान ना होकर महापंडित की तरह बनाया गया मशीनी मानव है। वो बहुत ताकतवर है, उसका मुकाबला करने में मुझे परेशानी होगी, क्योंकि महापंडित ने ऐसे ही कहा है। पर बबूसा, धरा बोली, देवराज चौहान को जब तक रानी ताशा का चेहरा नहीं दिखेगा तब तक इसे अपना वो जन्म याद कैसे आएगा। आमना सामना तो हो गई दोनों का, ऐसा हुआ तो खतरनाक हालात सामने आ जाएंगे, बबूसा ने चिंतित स्वर में कहा। राजा देव उस जन्म में रानी ताशा के दीवाने रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं इस बार भी राजा देव रानी ताशा को देखते ही रानी ताशा के दीवाने हो गए, तब मुश्किल हालात सामने आ जाएंगे। राजा देव को उस जन्म की याद आनी रह जाएगी और रानी ताशा राजा देव को अपने रूप जाल में उलझाकर सतूर ग्रह पर वापस ना ले जाए। वहाँ जाकर राजा देव को पहले का जन्म याद आया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो राजा देव को तो सतूर पर ले ही गई। महापंडित वहाँ पर फौरन राजा देव के मस्तिष्क के उस हिस्से को साफ कर देगा जहाँ पर पहले के जन्म की यादें मौजूद हैं। इस प्रकार रानी ताशा राजा देव को वापस पालेगी और राजा देव के साथ पहले की गई बेईमानी की सज़ा से भी मुक्त हो जाएगी, क्योंकि तब ना तो राजा देव को कुछ याद आएगा और ना ही सज़ा मिलेगी राजा देव से। फिर तो तुम्हें कुछ करना चाहिए बबूसा, धरा क्या उठी। मेरे से जो बन पा रहा है वो मैं कर रहा हूँ, जो कर पाऊँगा वो भी करूँगा। मैं राजा देव का सेवक हूँ, राजा देव से प्यार करता हूँ, परंतु महापंडित की करतूतों की वजह से मुझे परेशानी आ रही है। वो राजा देव का साथ दे रहा है। उसने मुझसे ताकतवर सोमात का निर्माण करके रानी ताशा के साथ भेज दिया। अब किसी मौके पर रानी ताशा सामने आएगी तो सोमात भी साथ में होगा और मेरे लिए खतरा बढ़ जाएगा। मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है कि मैं राजा देव को ही बचा लूँ और रानी ताशा को दूर रखते हुए सोमात का भी मुकाबला कर सकूँ। क्या पता सोमात तुमसे कमज़ोर हो बबूसा, धरा ने कहा। बबूसा ने होंठ भींच लिए। हो सकता है वो तुमसे डर जाए, धरा पुनः बोली। ये नहीं हो सकता। क्यों? ये बात मुझे महापंडित ने बताई है और महापंडित कभी झूठ नहीं बोलता, बबूसा क्या उठा। क्या पता वो रानी ताशा का साथ देने के फेर में झूठ बोल रहा हो। महापंडित को जो बात करनी होती है वो स्पष्ट तौर पर करता है, वह इस तरह झूठ का सहारा नहीं लेगा। अब वो रानी ताशा का साथ दे रहा है तो सबके सामने दे रहा है, चोरी से नहीं दे रहा। मुझे तो लगता है कि तुम्हें मानसिक रूप से कमज़ोर करने के लिए महापंडित ने सोमात के बारे में तुमसे ऐसा कहा। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं, बबूसा ने सोच भरे स्वर में कहा। तुम रानी ताशा को नहीं जानती, वो बहुत ही चालाक मक्कार औरत है। वो अपना काम पूरा करना जानती है, जबकि राजा देव इन चालों से दूर रहकर अपने काम में व्यस्त रहने की आदत वाले हैं। इसी बात का मुझे डर है कि रानी ताशा कोई चाल ना चल दे। धरा ने कुछ नहीं कहा। राजा देव, चंद पलों बाद बबूसा बोला, हाँ, जब रानी ताशा के साथ आपने फ़ोन पर बात की तो क्या आप अपने पूरे होश गंवा बैठे थे? मुझे कुछ भी याद नहीं रहा, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन पर हमला किया तो तब भी पता नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं? बबूसा ने पूछा। नहीं पता था। पता होता तो मैं ऐसा करते ही क्यों? देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। अपने होशो हवास में मैं जगमोहन पर हाथ नहीं उठा सकता।
मुझे थोड़ा सा याद है कि मैंने रानी ताशा से फ़ोन पर बात की। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब होश आया तो अपने को आरडीएक्स के पास मौजूद पाया। आरडीएक्स, वो लोग जिस घर में आप थे? बबूसा ने पूछा। हाँ। फिर देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा, तुम आरडीएक्स के यहाँ कैसे? वीरेन त्यागी आया था। जगमोहन के होंठ पिच गए। त्यागी? देवराज चौहान बुरी तरह चौंका। बंगले पर था जब मैं तुम्हें ढूंढकर थका हारा वापस पहुंचा। उसके बाद जगमोहन ने त्यागी से वास्ता रखती सारी बात बताई। इस प्रकार मैं तुम तक पहुंच सका और त्यागी को बोला कि अब वो इस मामले में दखल न दे और चला जाए। वो चला गया। ये तो बहुत गलत हुआ। त्यागी ने हमारा ठिकाना देख लिया। देवराज चौहान बोला। उस जैसा मक्कार इंसान अब हमारे साथ कोई नई चाल चल सकता है? जगमोहन होंठ पीछे कार ड्राइव करता रहा। हमें ठिकाना बदलना होगा, नया बंगला खरीदना होगा। इन हालातों में? जगमोहन ने कहा। क्या मतलब? अभी रानी दाशा का मामला सिर चढ़कर बोल रहा है। हम बुरी तरह उलझे पड़े हैं। ऐसे में नए बंगले को तलाश करना, उसे खरीदना, इन सब बातों में काफ़ी वक्त लगेगा और रानी ताशा कभी भी सामने आ सकती है। बेहतर यही होगा कि पहले रानी ताशा का मामला ख़त्म हो जाए। यह मामला मुझे आसानी से ख़त्म होता नहीं लगता जगमोहन, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। यह कोई डकैती या किसी दुश्मनी का मामला नहीं है। ये एक ऐसी औरत का मामला है जो खुद को दूसरे ग्रह से आया बताती है और मुझे वहाँ का राजा बताती है। मुझे वापस ले जाना चाहती है उस ग्रह पर। जबकि बबूसा की बात सुने तो सिर और भी घूम जाता है। यह महापंडित तो मेरी बातें बताने लगता है। ऐसी बातें कि कुछ समझ में नहीं आता कि मैं अचानक किस तूफान में आ फंसा हूँ। राजा देव, आप क्या सोचते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ? बबूसा बोला। तुम गलत नहीं हो, मुझे तुम पर विश्वास हो चुका है। परंतु मैं खुद को नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कैसे शिकंजे में फंस चुका हूँ। समझ में नहीं आता कि यह मामला कैसे ख़त्म होगा। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, धरा क्या उठी, और तुम ख़त्म करने की बात कर रहे हो। शुरू तो तब होगा जब रानी ताशा सामने आएगी, जब तुम रानी ताशा का चेहरा देखोगे। मैं, जगमोहन एकाएक बोला, मैंने रानी ताशा को देख लिया है। कब? देवराज चौहान के होंठों से निकला। तुम्हारी तलाश में मैं होटल सी व्यू पर्ल में जा पहुंचा था, होटल का स्टाफ बनकर। बाथरूम चेक करने के बहाने मैंने कमरे में प्रवेश किया। मैंने सोमात को भी देखा। एक और युवती थी और वो रानी ताशा थी। सबसे हसीन, बेहद खूबसूरत, लाजवाब। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि वो मुझे कितनी अच्छी लगी। देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर लीं। वो कयामत है, कयामत, बबूसा क्या उठा। वो कभी राजा देव को भी अच्छी लगी थी, परंतु उसने राजा देव के साथ जो धोखा किया वो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। कार बंगले पर पहुंची। अभी वो चारों कार से बाहर निकले थे कि भीतर से निकलकर दरवाजे पर नगीना आ खड़ी। उसके चेहरे पर चिंता और परेशानी स्पष्ट नजर आ रही थी। वो आगे बढ़ती क्या उठी। कहाँ चले गए थे आप सब लोग? मैं बंगले पर पहुंची तो यहाँ कोई भी नहीं था। जगमोहन का फ़ोन भी बंगले में रखा था। नगीना पास आ पहुंची। कहाँ चले गए थे आप सब? रानी ताशा का फ़ोन आया था, धरा बोली। क्या? नगीना चौंकी। फिर? देवराज चौहान ने बात की, धरा गंभीर थी। बात करते ही अपने होश खो बैठा। रानी ताशा उसे सी व्यू पर्ल होटल में बुला रही थी। जगमोहन ने रोकना चाहा तो जगमोहन को बेहोश कर दिया। तब देवराज चौहान अपने होश में नहीं था। बबूसा नहा रहा था। देवराज चौहान नंगे पाँव इसी हाल में बाहर भाग निकला बाहर। नगीना सन्न रह गई। बाकी बात जगमोहन ने बताई कि कैसे त्यागी के माध्यम से देवराज चौहान तक पहुंचा। इन्हीं बातों के दौरान वे सब भीतर पहुंचे कि देवराज चौहान और जगमोहन के कदम थम से गए। बबूसा धरा की निगाह ड्राइंग हॉल में निगाह हॉल ड्राइंग रूम में मौजूद मोना चौधरी पर जा टिकी। मोना चौधरी? जगमोहन के होंठों से निकला। मैं बुला कर लाई हूँ, नगीना ने गंभीर स्वर में कहा। इस वक्त हम मुसीबत में। रानी ताशा जाने क्या करना चाहती है, तो मिन्नो को मैंने अपनी सहायता के लिए बुला लिया। इतनी जल्दी कैसे आ गई? जगमोहन बोला। ये तो दिल्ली में रहती है। आज ये मुंबई में अपने फ्लैट पर आई हुई थी, नगीना बोली। इत्तेफाक से मैं पहुंच गई। वे सब मोना चौधरी को पास पहुंचे। ये आपकी क्या लगती है? धरा ने पूछा। बहन, नगीना ने कहा। ओह, पर यह हमारी क्या सहायता करेगी? धरा ने अजीब से स्वर में कहा। यह मोना चौधरी है, जगमोहन बोला। तो शायद तुम मोना चौधरी को नहीं जानती, नाम भी सुना नहीं होगा। नहीं तो खामोश रहो। मोना चौधरी देवराज चौहान को देखकर मुस्कुराई और बोली। बेला ने मुझे बताया कि आजकल तुम किस मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। सब ठीक है, मैं ये मामला खुद ही संभालना चाहता हूँ, देवराज चौहान ने भी मुस्कुरा कर कहा। यह आप क्या कह रहे हैं? नगीना बोल पड़ी। मैं सही कह रहा हूँ कि अब यह मामला मैं ही संभालूंगा। देवराज चौहान गंभीर हो गया। पहले मैं सारे मामले को हल्के में ले रहा था, परंतु आज होश खो जाने के बाद जब मुझे होश आया तो समझ आया कि मुझे रानी ताशा को गंभीरता से लेना होगा। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, परंतु अब मैं ही ये मामला देखूंगा। ऐसे में मिन्नो हमारे साथ रहे तो आपको एतराज़ क्यों? नगीना बोली। अगर मैं इस मामले को ठीक से नहीं संभाल सका तो फिर तुम मोना चौधरी को बुला सकती हो। नगीना ने उलझन भरी निगाहों से मोना चौधरी को देखा। तुम परेशान मत हो बेला, मैं किसी बात का बुरा नहीं मान रही। मोना चौधरी ने मुस्कुरा कर कहा।
देवराज चौहान अगर ये मामला संभाल लेता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आकर कोशिश कर लूँगी सब ठीक करने का। तो मिन्नों को जाने दूँ? नगीना ने देवराज चौहान को देखा। खाना हमारे साथ खाकर जाना, जगमोहन बोला। रात को महाजन दिल्ली से आ रहा है, हमें किसी काम पर पूना जाना है, मोना चौधरी ने कहा, इसलिए मैं खाने के लिए नहीं रुक सकती। बाय नगीना। उसने नगीना के कंधे पर हाथ रखा। ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बुला लेना। नगीना ने सिर हिला दिए। मोना चौधरी सबको बाय बाय करती बाहर निकलती चली गई। तुम्हारी बहन तो बहुत अच्छी है, धरा क्या उठी। सब ने एक दूसरे को देखा। देवराज चौहान आगे बढ़कर सोफे पर जा बैठा। हमें अब इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, देवराज चौहान बोला। मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि रानी ताशा को हम हल्के में नहीं ले सकते। आज जैसे मैं होश को बैठा, जगमोहन को बेहोश करके रानी ताशा की तरफ जिस हाल में भागा वो नहीं होना चाहिए था। मुझे हैरानी है कि रानी ताशा फ़ोन पर ही अपनी आवाज़ से मेरे दिमाग पर काबू पा रही है। इस तरह तो वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी। मुझे उससे फ़ोन पर बात नहीं करनी है अब। मैंने तो तब भी तुम्हें फ़ोन देने को मना किया था, धरा ने कहा। हमें आगे के हालातों पर सोचना है। देवराज चौहान का सर गंभीर था। रानी ताशा हम पर हावी होने का प्रयत्न कर रही है। हम अपने बचाव की खातिर छिपे पड़े हैं, या फिर ये कह लें कि हमने कुछ करने की कोशिश ही नहीं की। अगर किसी पर पहले ही हमला कर दिया जाए तो सामने वाले के आगे बढ़ने की रफ्तार में कमी आ जाती है। हमें ऐसे ही कुछ करना होगा कि रानी ताशा अपनी हरकतें रोक ले और पीछे हट। पर रानी ताशा ने अभी तक किया ही क्या है, जगमोहन बोला। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। उसने कुछ नहीं किया, उसका सिर्फ फ़ोन आता है। तुम बात करते हो और होश गंवा बैठते हो। बाकी सब बातें तो बबूसा ने हमारे दिमाग में भरी हैं। अगर बबूसा हमारे पास ना होता तो सब कुछ सामान्य था ही। तुम्हारा मतलब कि मैंने गलत बातें कही हैं तुम्हें? बबूसा ने शांत स्वर में कहा। मेरा ये मतलब नहीं था, जगमोहन बोला। मैं कुछ और कह रहा था देवराज चौहान से, तुम मतलब नहीं समझे। माना कि रानी ताशा की तरफ से फ़ोन आने के अलावा दूसरी कोई बात नहीं हुई, नगीना बोली। परंतु रानी ताशा ने हमें परेशान कर रखा है। रानी ताशा का मामला हम पर हावी होता जा रहा है। सबसे अहम बात तो यह है कि रानी ताशा हमें फ़ोन क्यों करती है, देवराज चौहान बोला। वो सी व्यू पर होटल में ठहरी है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। भाभी, कुछ घंटों पहले मैंने वहाँ जाकर उसे देखा है। वो सच में इंतहाई खूबसूरत है। उस जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। तुमने कैसे देख लिया रानी ताशा को, नगीना ने पूछा। होटल का कर्मचारी बनकर उसके कमरे में गया था। अगर वो सब कुछ सच कहती है तो मुझे खुशी है कि वो इंतहाई खूबसूरत है। नगीना ने मुस्कुराकर देवराज चौहान को देखा। इनकी पसंद कभी भी हल्की नहीं हो सकती। बेकार की बातें मत करो नगीना, देवराज चौहान बोला। इस वक्त मैं गंभीर हूँ और जितना तुम समझ रही हो वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, बबूसा बोला। वो सदूर ग्रह की सबसे खूबसूरत औरत है। ग्रह पर भी उस जैसी कोई नहीं। वो जो भी कह रही है सच कह रही है। मैं इस बात का गवाह हूँ। और इस बात का भी गवाह हूँ कि उसने बहुत बुरी तरह राजा देव को धोखा दिया था। मैंने देखा था, अपनी आंखों से देखा था। परंतु मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था, उन्हें रोक नहीं सकता था, और उन्होंने राजा देव को गृह से बाहर फेंक दिया था। रानी ताशा सामने खड़ी ठहाके लगा रही थी। सेनापति धोमरा ने अपने 3 सहायकों के साथ राजा देव को उठाए पाइप में फेंक दिया। मैं सब देख रहा था। बबूसा की आवाज़ स्वप्न से भरी थी। उस वक्त मैंने रानी ताशा का वो हिला देने वाला रूप देखा था। वो ठहाके। राजा देव बहुत बहुत कह रहे थे कि रानी ताशा कि वो बहुत बड़ी भूल कर रही है ऐसा करके। ताशा ताशा कहकर पुकारे जा रहे थे और रानी ताशा ठहाके लगाती जा रही थी। उन्माद उसके सिर पर सवार था। ऐसा पागलपन जो मैंने तभी रानी ताशा में देखा था, वो नज़ारा मैं कभी भी भूल नहीं सकता। जब भी उस दृश्य के बारे में सोचता हूँ तो मेरे शरीर में ठंडी सिहरनें दौड़ने लगती हैं। आंखें बंद कर लेता हूँ कि जैसे मेरा दिमाग वो सब देखना भूल जाएगा। परंतु दिमाग देखता है, बार बार देखता है। जब भी भूलने लगता हूँ तो दिमाग याद दिला देता है वो कपाने वाले लम्हे, राजा देव को गृह के बाहर फेंका जाना, रानी ताशा के ठहाके। ये सब कुछ देखकर मैंने कैसे सहन कर लिया। मेरे में तब जान ही नहीं बची थी कि मैं आगे बढ़ पाता, रानी ताशा को रुक जाने को कहता। मैं स्तब्ध था, शायद इसलिए कि रानी ताशा का नया रूप मेरे सामने था। राजा देव की जान रानी ताशा में बसती थी। ताशा के होठों से आह भी निकले तो राजा देव तड़प उठते थे। और उसी रानी ताशा ने राजा देव के साथ कैसा बुरा व्यवहार किया। राजा देव, अगर अभी आपको वो वक्त याद आ जाए तो मैं जानता हूँ कि आप अपने पर काबू नहीं रख पाएंगे और फ़ौरन रानी ताशा की जान ले लेंगे। परंतु इस वक्त आप उस बच्चे की तरह हैं जिसे कुछ पता नहीं होता, जो हर बात से अनजान होता है। अगर मुझे आपका साथ मिले तो मैं रानी ताशा और सोमात का मुकाबला कर सकता हूँ। बबूसा के स्वर में दर्द था। कैसा साथ बबूसा? आप जब रानी ताशा को देखें तो उसके दीवाने ना हो जाएं, उस पर मोहित ना हो जाएं, अपने होश कायम रखें। सिर्फ इतना ही साथ चाहिए कि आपका झुकाव रानी ताशा की तरफ ना हो, बल्कि उसे दुश्मन की तरह समझें। देवराज चौहान बबूसा को देखने लगा। जवाब दीजिए राजा देव, थोड़ा सा साथ मांगा है आपका, बबूसा आशा भरे स्वर में बोला। मैं हाँ कह दूँ? देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला।
और वक्त आने पर रानी ताशा के सामने मैं अपने पर काबू न रख सका तो ये बहुत ही गलत बात हो जाएगी। परंतु मैं तुम्हारी बात याद रखूँगा और तुम्हारा साथ देने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं खुद चाहता हूँ कि रानी ताशा के सामने अपने होश कायम रखूँ। पता नहीं क्या होने वाला है। हमें कुछ सोचना चाहिए कि हम रानी ताशा का मुकाबला कैसे करें, जगमोहन बोला। रानी ताशा अभी तक सामने नहीं आई, उसने कुछ किया ही नहीं तो क्या सोचेंगे हम, नगीना ने कहा। ये बात तो है, धरा ने सिर हिलाया। रानी ताशा ने अभी तक कुछ किया भी तो नहीं है। धरा ने बबूसा के चेहरे पर नज़र मारी। ये सब तो हम बबूसा के कहने पर ही सोचे जा रहे हैं, उलझन में पड़े। परंतु मैं बबूसा की बातों की हकीकत समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं डोबू जाति तक जा पहुँची थी। वो बुरा वक्त मैं कभी नहीं भूल सकती। जोगाराम की बुरी मौत को मैंने अपनी आंखों से देखा था। धरा ने झुरझुरी ली। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं उस तरफ चली गई। मैं मौत को बहुत करीब से देखकर लौटी हूँ। तो डोबू जाति वाले मेरी माँ तक पहुंचकर माँ को अपने विशिष्ट अंदाज में मार चुके थे। चक्रवर्ती साहब प्रकाश को मेरे सामने मारा। अगर बबूसा ने मुझे बचाया न होता तो आज मैं जिंदा नहीं होती। उस वक्त की याद आते ही मेरा रोम रोम कांप उठता है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बबूसा बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परंतु अब डोबू जाति के हालात बदल चुके हैं। वहाँ पर रानी ताशा ने अपना साम्राज्य फैला दिया है। सब कुछ रानी ताशा के काबू में है। परंतु ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। मेरे कहने पर सोलाम मुंबई में मौजूद डोबू जाति के उन योद्धाओं को इकट्ठा कर चुका है जो तुम्हें मारने के लिए भेजे गए थे। सोलाम उन्हें बता रहा है कि रानी ताशा ने डोबू जाति को जीत लिया है। वहाँ के हर मुख्य आदमी को मार दिया गया है। सोलाम की बात पर वे ज़रूर यकीन करेंगे। उसके बाद सोलाम मेरे कहे मुताबिक डोबू जाति की तरफ उन सब योद्धाओं के साथ चल देगा और किसी खास जगह पर रुककर मेरा इंतज़ार करेगा। यहाँ से फुर्सत पाकर जब मैं उनके पास पहुँच जाऊँगा तो हम सब मिलकर डोबू जाति में मौजूद रानी ताशा के आदमियों को ख़त्म करेंगे और डोबू जाति को पहले की तरह आज़ाद कर देंगे। मैं बचपन से वहीं रहा, वहीं बड़ा हुआ। मुझे ये पसंद नहीं कि डोबू जाति पर रानी ताशा राज्य करे। पर तुम तो यहाँ हो, वहाँ कैसे जाओगे, दरा बोली। यहाँ का मामला ख़त्म होने के बाद उधर का रुख करूँगा। डोबू जाति में अगोमा तारों वाले कमरे में सदूर ग्रह के दिए उन यंत्रों की देखभाल करता है जिससे दूर मौजूद लोगों से बात की जाती है। अगोमा और सोलाम उन्हीं यंत्रों के द्वारा आपस में संपर्क में रहते हैं। जब मुझे जाना होगा तो मैं अगोमा से यंत्र पर बात करके जान लूँगा कि सोलाम योद्धाओं के साथ कहाँ पर मौजूद है। रानी ताशा डोबू जाति पर काबू पाए नहीं रख सकती। ये बात की बातें हैं, जगमोहन बोला। अभी तो इधर के हालातों को देखना है। मेरे ख्याल में, नगीना गंभीर स्वर में बोली, पहले देख लेते हैं कि रानी ताशा क्या करती है सामने आकर। वो सारा मामला एक ही बार में ख़त्म कर देगी, बबूसा बोला। राजा देव को अपने साथ ले जाएगी। जो भी रोकने की कोशिश करेगा सोमात उसे टिकने नहीं देगा। संभव है रानी ताशा के साथ सदूर ग्रह के और लोग भी हों। उनके पास जो बिना हथियार होगा तो वो चंद पलों में सबको राख का ढेर बना देंगे। रानी ताशा को सिर्फ राजा देव चाहिए। वो अपनी चाहत पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी की भी जान ले सकती है। तो फिर क्या करें बबूसा, नगीना ने पूछा। मैं बताऊं, धरा बोली। हम चुपचाप मुंबई से दूर निकल चलते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। पता चल जाएगा, बबूसा गंभीर स्वर में बोला। सदूर ग्रह पर बैठा महापंडित अपनी मशीनों से बात करके पता लगा लेगा कि राजा देव पृथ्वी ग्रह पर कहाँ पर है और वो रानी ताशा को बता देगा। रानी ताशा फिर वहीं पहुँच जाएगी जिस शहर में हम होंगे और यही हालात फिर पैदा हो जाएंगे। महापंडित की मौजूदगी में हम रानी ताशा की निगाहों से बचे नहीं रह सकते। रानी ताशा राजा देव को ढूंढ रही है, वो कभी भी ढूंढ लेगी। महापंडित की मशीनों ने राजा देव के बारे में बता दिया तो वो रानी ताशा से कह देगा कि वहाँ पर राजा देव मौजूद है। तुम्हारा मतलब कि रानी ताशा से सामना हर हाल में होगा, जगमोहन ने कहा। इस बात से बचा नहीं जा सकता, बबूसा ने सिर हिलाया। रानी ताशा खाली हाथ वापस नहीं जाने वाली। वो जो चाहती है पा ही लेती है। पीछे हटना उसने कभी नहीं सीखा। रानी ताशा को राजा देव चाहिए तो राजा देव को वो लेकर ही जाएगी। ज़बरदस्ती, नगीना का चेहरा कठोर हो गया। हाँ, और रानी ताशा को कोई नहीं रोक सकता। अब तो सोमाज जैसा ताकतवर इंसान साथ में उसके। मैं रानी ताशा की आदत को अच्छी तरह जानता हूँ। फिर ये तो राजा देव का मामला है, वो अपना सोचा पूरा करके रहेगी। मतलब कि देवराज चौहान को सदूर ग्रह पर ले जाएगी। जगमोहन का सर कठोर हो गया। अवश्य, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, जगमोहन गुर्रा उठा। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमने शायद मेरी बातों को ध्यान से सुना नहीं कि उसके साथ सोमात है। उसके साथ अपने आदमी भी ज़रूर होंगे और उनके पास जो भी ना होगा, जो पलों में सामने वाले को राख कर देता है। अब तो डोबू जाति भी रानी ताशा के कब्ज़े में है। डोबू जाति के योद्धाओं को भी वो इस्तेमाल कर सकती है, परंतु मुझे नहीं लगता कि वो डोबू जाति के योद्धाओं को इस्तेमाल करेगी। वो खुद ही सोमात और अपने लोगों के सहारे सब संभाल लेगी। देवराज चौहान ने गंभीरता में डूबे सिगरेट सुलगाई। हमें पहले ही कुछ इंतजाम करके रखना होगा कि ऐसा वक्त आए तो उनका मुकाबला कर सकें, जगमोहन ने कठोर स्वर में कहा। तभी देवराज चौहान बबूसा से बोला, ये बात पक्की है कि जब मैं रानी ताशा को देखूंगा तो धीरे धीरे मुझे सदूर ग्रह की याद आनी शुरू हो जाएगी। महापंडित ने ऐसे ही कहा था। वो गलत भी कह सकता है। नहीं, बबूसा दृढ़ स्वर में बोला। महापंडित झूठ नहीं बोलता। तो इसका एक रास्ता है मेरे पास। क्या, नगीना के होठों से निकला।
रानी ताशा सी व्यू पर्ल होटल में ठहरी है, हम वहाँ नज़र रख सकते हैं। वो कभी तो बाहर निकलती होगी, ऐसे में मैं उसे आसानी से देख सकता हूँ। देवराज चौहान ने कहा, संभव है रानी ताशा को मुझ तक पहुँचने में वक्त लग जाए और तब तक मुझे सदुर्ग की कुछ बातें याद आ जाए। वो सब एक दूसरे को देखने लगे। ये अच्छा आइडिया है, धरा क्या उठी। ये ठीक रहेगा, जगमोहन के होठों से निकला। ये हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? तो हमें रानी ताशा की सही स्थिति मालूम करनी होगी, देवराज चौहान ने कहा। उसकी सही स्थिति शायद अभी हमें पता चल जाएगा, नगीना मोबाइल निकालते बोली। प्राइवेट जासूस अर्जुन भारद्वाज ने कहा था कि वो रानी ताशा पर नज़र रखेगा, उससे पूछा जा सकता है। नगीना ने नंबर मिलाए, फ़ोन कान से लगा लिया। सबकी निगाह नगीना पर थी। हेलो, उधर से अर्जुन भारद्वाज की आवाज़ नगीना के कानों में पड़ी। अर्जुन साहब, नगीना बोली, आप इस वक्त कहाँ पर हैं? होटल सी व्यू पर्ल में। रानी ताशा के सामने वाला कमरा लेकर रानी ताशा के कमरे पर नज़र रखी हूँ। रानी ताशा के सामने वाला कमरा? हाँ, क्यों, क्या बात है? आपके कमरे में रहकर रानी ताशा को देखा जा सकता है? ज़रूर देखा जा सकता है, अगर वो कमरे के दरवाजे पर आती है तो। परंतु बात क्या है? मैंने आपको बताया था कि अगर देवराज चौहान रानी ताशा के चेहरे को देख लेता है तो उसे सदूर ग्रह की बातें याद आनी शुरू हो जाएंगी, नगीना ने कहा। इसलिए देवराज चौहान चुपके से रानी ताशा को देखना चाहता है। समझा। उधर से अर्जुन भारद्वाज की आवाज़ आई। ऐसा है तो देवराज चौहान रानी ताशा के कमरे में जाकर रानी ताशा को देखकर वहाँ से भाग कर निकल सकता है। ऐसा करना खतरनाक होगा। बबूसा कहता है कि रानी ताशा को ठीक सामने पाकर देवराज चौहान होश खो सकता है। आज ही बहुत गड़बड़ हो गई। रानी ताशा का फ़ोन आया, देवराज चौहान ने सुना और नगीना ने सब कुछ बताया। अर्जुन की जवाब में आवाज़ नहीं आई। अर्जुन जी, नगीना ने खामोशी पकड़ कहा। सुन रहा हूँ, सोच रहा हूँ। तो आप चाहती हैं कि देवराज चौहान यहाँ मेरे पास आ जाए? हाँ, वहाँ से मौका मिलने पर आसानी से वो रानी ताशा को देख सकेगा। ख्याल बुरा नहीं है, पर खतरा भी है। रानी ताशा की नज़र भी इधर पड़ सकती है। अर्जुन का सोच भरा सर कानों में पड़ा। फिर भी ये रास्ता बढ़िया है। जैसा आप चाहें नगीना जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो रात गहरी होते ही हम आते हैं। हम कौन? हम सब। ये गलत होगा। ज़्यादा लोगों की वजह से बात बिगड़ सकती है। मेरे साथ पहले से ही नीना है। आप सब कमरे में आ जाएं तो किसी तरह की भी गड़बड़ हो सकती है, जबकि ये काम खामोशी से होना चाहिए। वो लोग मुझे और नीना को जानते हैं, देख चुके हैं। हमें बहुत सतर्कता से रहना पड़ रहा है। मेरी सलाह है कि सिर्फ देवराज चौहान ही मेरे पास आए। नगीना एकाएक कुछ न कह सकी, फिर बोली, आपकी बात सही है, परंतु अगर देवराज चौहान रानी ताशा को देखकर अपने होश गंवा देता है तो उसे संभालना ही पड़ेगा। ऐसे में हम सब वहाँ होते तो ज़्यादा बेहतर होता। संभालने के लिए मैं हूँ, नीना है। आप देवराज चौहान को अकेले ही भेजिए। ये फैसला मैं अकेले नहीं ले सकती, बात करके आपको दोबारा फ़ोन करती हूँ। ठीक है। नगीना ने फ़ोन बंद किया और अर्जुन भारद्वाज की सारी बात बताई। राजा देव को मैं अकेले नहीं जाने दूंगा, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। रानी ताशा का चेहरा देख लेने पर राजा देव को कुछ भी हो सकता है। ऐसे में रानी ताशा उसे देख लेगी तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अर्जुन, तब देवराज चौहान को ये मामला तुम लोगों के बस का होता तो मैं चिंता ही क्यों करता, बबूसा ने चिंतित स्वर में कहा। मैं देवराज चौहान के साथ चला जाता हूँ, जगमोहन ने कहा। आप कुछ कहिए, नगीना ने देवराज चौहान से कहा। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला, क्योंकि मैं नहीं जानता कि रानी ताशा को देखकर मुझ पर क्या असर होगा या कुछ भी नहीं होगा। क्या पता आने वाला वक्त कैसा हो। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, जगमोहन बोला। जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम नहीं, मैं राजा देव के पास रहूँगा, पपूसा ने कहा। वो जगह बहुत खतरनाक होगी, क्योंकि सामने के कमरे में रानी ताशा मौजूद होगी। राजा देव और रानी ताशा इतने करीब होंगे कि मुझे समझ में नहीं आता कि तब क्या हो जाए। क्या पता महापंडित की मशीनें बता दे कि राजा देव कहाँ हैं। महापंडित रानी ताशा को बता दे। वहाँ पर मैं राजा देव को अकेला नहीं छोड़ सकता। हालात खतरनाक रुख की तरफ मुड़ सकते हैं। सबकी नज़रें मिली। बबूसा ठीक कहता है, धरा बोली। इसे ही देवराज चौहान के पास होना चाहिए। कुछ हुआ तो यही सब ठीक करने की कोशिश कर सकता है। यह हालातों को सबसे बेहतर जानता है। चंद पलों की खामोशी के बाद जगमोहन ने कहा, ठीक है, बबूसा देवराज चौहान के साथ जाएगा। अभी रात के 10 बज रहे हैं, नगीना बोली। देवराज चौहान को रात रात में ही अर्जुन के पास पहुंच जाना चाहिए। रात 1 बजे मैं कार पर देवराज चौहान और बबूसा को होटल के बाहर छोड़ दूंगा। तो मैं अर्जुन को प्रोग्राम बता दूं, नगीना ने पूछा। कह दो, देवराज चौहान सोचों में डूबा था। नगीना अर्जुन भारद्वाज को फ़ोन लगाने लगी। बात हुई, प्रोग्राम बता दिया। तभी धरा क्या उठी। भगवान न करे जैसा मैं सोच रही हूँ अगर वैसा हो गया तो तब क्या होगा। क्या सोच रही हो तुम? नगीना ने उसे देखा। अर्जुन भारद्वाज रानी ताशा के सामने वाले कमरे में है। देवराज चौहान और बबूसा वहाँ जाते हैं। कमरे के सामने पहुँचते ही हैं तो तभी रानी ताशा अपने कमरे से बाहर निकले और देवराज चौहान को देख ले तो पल भर के लिए सब थम से गए, एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा हो संभव नहीं लगता, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसा इत्तेफाक लाख में से 1% हो सकता है, जो कि नहीं होगा। तब रात के 2 बज रहे होंगे। ऐसे में कोई दरवाज़ा खोलकर बाहर क्यों निकलेगा? ऐसा हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, जगमोहन बोला। ऐसा हो जाने के चांस बहुत कम है।
इतना रिस्क तो हमें लेना ही होगा। अगर हम इस तरह अपनी कोशिश में सफल हो जाते हैं, देवराज चौहान रानी ताशा का चेहरा देख लेता है, तो हमारी काफ़ी समस्या हल हो जाएगी। अगर देवराज चौहान को सदूर ग्रह का जन्म याद आ जाता है तो ज़रूर याद आएगा। महापंडित ने ऐसे ही कहा है। बबूसा क्या उठा। जगमोहन सबके चेहरों पर नज़र मारकर बोला, रात 1 बजे में देवराज चौहान और बबूसा होटल सी व्यू पर रवाना होंगे। राजा देव। रानी ताशा बेड पर लेटी बड़बड़ा उठी। तुम कहाँ हो राजा देव? मेरे देव, तुमने तो मेरे पास आने को कहा था। तुमने कहा था कि तुम आ रहे हो। तुम तो हमेशा ही अपना वादा निभाते हो, अपना कहा कभी नहीं भूलते, फिर आते क्यों नहीं? मैं तुम्हारे बिना तड़प रही हूँ। सदूर ग्रह पर तुम मुझे कितना प्यार किया करते थे, वो प्यार मैं कभी नहीं भूल सकती। इस प्यार का एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने तुम्हें ग्रह से बाहर फेंक दिया देव। रानी ताशा बड़बड़ा रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठी। तीसरे ही दिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं सेनापति धोमरा की बातों में फंस गई थी, उसकी बातों में आ गई। तब वो किले की रखवाली कर रहा था, तुम लंबे वक्त से पोपा का निर्माण करने के लिए गए हुए थे। मैंने तुम्हें खो दिया था राजा देव। मेरे प्यारे देव, जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैं पागल हो गई। तुम्हें वापस भी ना ला सकती थी। तब मुझे पता चला कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। तुम ही मेरे प्यार हो। तुम्हारे बिना मैं वक्त नहीं बिता सकती। मुझे हर समय तुम चाहिए। अपने आसपास मुझे तंग करते, मुझसे शरारतें करते। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। तब सबसे पहले मैं तलवार उठाकर धोमरा के पास गई और उसका गला काट डाला। उसी की बातों में फंसकर मैं इतनी भूल कर बैठी थी। परंतु क्या फ़ायदा, तुम तो हमेशा के लिए चले गए थे। मेरे दिन रात इतने भारी थे कि कांटे कट नहीं रहे थे। मैं शायद मरी जाती। परंतु जब मैंने धोमरा को मारा तब महापंडित ने मुझे हौसला दिया कि तुम जिंदा हो, शायद दोबारा मैं तुम्हें पा सकूं। महापंडित के ये शब्द मेरे लिए बहुत कीमती थे। मैं इसी सहारे जीने लगी। मैंने बार बार 3 जन्म बदले। महापंडित ने हर बार मुझे ताशा के रूप में, रानी के रूप में किले में बनाए रखा। बहुत कष्ट सहा तुम्हारी याद में देव। महापंडित हर जन्म में मुझे बताया करता था कि तुम बार बार पृथ्वी पर जन्म ले रहे हो। सदूर ग्रह की बातें तुम भूल चुके हो। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ देव। तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तुम्हें अपने साथ वापस सदूर ग्रह पर ले जाना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ मैं फिर वही प्यार की दास्तान दोहराना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगी, कोई भूल नहीं करूँगी। मेरी सब गलतियों को माफ़ कर दो देव। मैं पहले ही तुम्हारे विचों में बहुत दर्द सह चुकी हूँ। देखो, मैं तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे ही बनाए पोपा पर सवार होकर सदूर ग्रह से पृथ्वी पर आई हूँ। शायद पोपा तुमने अनजाने में ही बना दिया होगा कि उस पर बैठकर कभी तुम्हें ढूंढने निकलूंगी। आ जाओ देव, अब आ भी जाओ, और इंतज़ार नहीं होता। बेड पर लेटी रानी ताशा अपने ही ख्यालों में गुम बड़बड़ाई जा रही थी। आंखों से रह रहकर आंसू बह रहे थे। इस हाल में उसका खूबसूरत मासूम चेहरा और भी आकर्षक हो गया था। सुर्ख लिपस्टिक में लिपटे होंठ कपकपा से रहे थे। तभी सोमारा की आवाज़ कानों में पड़ी, रानी ताशा। रानी ताशा ख्यालों से बाहर निकली। बेड के पास खड़ी सोमारा को देखा। आप रो रही हैं? सोमारा ने गंभीर स्वर में कहा। देव नहीं आया अभी तक। उसने आने को कहा था कि वो आ रहा है, रानी ताशा ने कांपते स्वर में कहा। बहुत जल्दी उससे आपकी मुलाकात हो जाएगी, सोमारा ने प्यार से कहा। ऐसे ही कहती है तू। मैं सच कहती हूँ। विजय वेदी राजा देव को ढूंढने के लिए सुबह शाम भटक रहा है। कुछ देर पहले ही वो सुबह का गया, वापस लौटा है। वो कहता है शायद कल तक राजा देव का पता चल जाए। सच? रानी ताशा फ़ौरन खुशी से उठ बैठी। सच कह रही है सोमारा? हाँ रानी ताशा, बेदी ने मुझे रानी ताशा मत कहा कर। कितनी बार तुझे कहा है कि ताशा के हम सहेली हैं। ठीक है ताशा, अब खाना खा लो। विजय बेदी ने होटल वालों को खाना लाने को कह दिया, आते ही होगा। रानी ताशा ने गालों पर लुढ़के आंसुओं को साफ किया, उठी और बेदी को देखा। बेदी सोफे पर बैठा उसे ही देख रहा था। सोमात भी एक तरफ बैठा था। सच में तुम कल तक राजा देव का पता लगा लोगे? रानी ताशा ने बेदी से पूछा। आशा तो है, विजय बेदी ने कहा। एक आदमी ऐसा मिला है जो देवराज चौहान के साथ ही जगमोहन का पता जानता है। वो कहता है कि देवराज चौहान और जगमोहन एक साथ ही रहते हैं, परंतु इसमें कुछ खर्चा होगा। कैसा खर्चा? वो आदमी जगमोहन का पता बताने का 2 लाख रुपया मांगता है, बेदी ने कहा। तो दे दो उसे, रानी ताशा ने व्याकुल स्वर में कहा। मैं जानता था कि आप 2 लाख रुपये देने को तैयार हो जाएंगे, इसी कारण मैंने उससे कल मिलने को कहा है। अभी पैसा ले जाओ। अभी उससे पूछो कि आज कुछ नहीं हो सकेगा। मैं अपनी राम कहानी बताने ज़रा कि कैसे मैंने उसे ढूंढा। बीच में 2 लोग और भी। वो आज नहीं कल ही मिल पाएगा। बेदी का स्वर शांत था। ऐसे काम जल्दी में नहीं होते। रानी ताशा सोफे पर आ बैठी। सोमारा पास में बैठ गई। तो कल तुम मुझे राजा देव तो पहुँचा दोगे ना? आशा तो है। आपसे ज़्यादा मुझे जल्दी है। मैं अपना बाकी का 15 लाख लेकर सिर में फंसी गोली को ऑपरेशन से निकलवा लेना चाहता हूँ। वो मेरे जीवन पर लटकती तलवार की तरह है। गोली ने अपनी जगह छोड़ी तो सिर में जहर फैल जाएगा और मैं मर जाऊँगा, पर मैं मरना नहीं चाहता। डॉक्टर वधावन, इस ऑपरेशन को अपनी बातें हमें मत सुनाओ। सोमारा क्या उठी। रानी ताशा वैसे ही बहुत परेशान है। विजय बेदी ने तुरंत मुंह छुपाया और बड़बड़ा उठा। साले खुद को दूसरे ग्रह से आया बताते हैं। जब मैं तुम लोगों की बकवास सुन रहा हूँ तो तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन सकते? भाड़ में जाओ।
मैंने नोट लेकर ऑपरेशन कराने निकल जाना, तुम्हारी परवाही कौन करता है? सोमारा, रानी ताशा ने तड़प भरे स्वर में कहा। राजा देव को अब तक आ जाना चाहिए था। राजा देव को बबूसा रोक रहा होगा, वो आपसे विद्रोह कर चुका है। तुम्हारा तो पति है बबूसा, तुम उसे। इस जन्म में वो अभी तक आज़ाद है, शादी नहीं हुई, हम दोनों आमने सामने भी नहीं पड़े, एक दूसरे को देखा भी नहीं। ओह, फिर तो बबूसा तुम्हें भूल चुका होगा। वो मुझे भूल नहीं सकता, सोमारा ने गंभीर स्वर में कहा। भैया यानी महापंडित ने उसका जम कराते समय मेरी याद उसके दिमाग में डाल दी थी। भैया ने बताया था ये, वो मुझे ज़रूर याद करता होगा। तो बबूसा सामने पड़े तो उसे समझाना कि विद्रोह त्याग दे, वरना अंजाम बुरा होगा। ज़रूर समझाऊंगी ताशा, सोमारा एकाएक मुस्कुरा पड़ी। एक बार उसे सामने तो पढ़ने दीजिए। बबूसा ने अगर विद्रोह ना किया होता तो मेरी राह कितनी आसान हो जाती सोमारा। राह अब भी कठिन नहीं है, आपके साथ सोमात है, होटल के दूसरे कमरे में ठहरे आपके दूसरे लोग भी हैं, उनके पास जो भी ना है, आपकी राह में तो कोई रुकावट डाल ही नहीं सकता। परंतु राजा देव का पता नहीं मालूम हो पा रहा। विजय वेदी पर भरोसा रखिए, वो पूरी कोशिश कर रहा है, सोमारा बोली। रानी ताशा ने हाथ उठाकर मोबाइल उठाया और बेचैनी से नंबर मिलाने लगी। किसे ताशा? राजा देव से पूछूंगी कि वो आए क्यों नहीं, रानी ताशा ने व्याकुलता से कहा। रानी ताशा ने फ़ोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी थी, तभी नगीना का सर कानों में पड़ा। कहो रानी ताशा। पल भर के लिए रानी ताशा ठिठक सी गई, फिर बोली, कौन हो तुम? नगीना, देवराज चौहान की पत्नी। ओह, पृथ्वी ग्रह पर तुम राजा देव की पत्नी हो, रानी ताशा गंभीर स्वर में बोली। वो राजा देव नहीं, देवराज चौहान है, नगीना की तीखी आवाज़ कानों में पड़ी। वो राजा देव है, मेरे देव, मेरा सब कुछ, मैं उन्हें, वो मेरे पति हैं। पहले मेरा था, मेरा उस पर ज़्यादा हक है, मैं राजा देव को वापस लेने आई हूँ, रानी ताशा ने बेचैन स्वर में कहा। राजा देव को मेरे हवाले कर दो, मैं उनके बिना नहीं रह। देवराज चौहान अगर कभी तेरा था तो वो वक्त बीत चुका है। आज देवराज चौहान मेरा है, तुम देवराज चौहान को मेरे से नहीं छीन सकती। वापस चली जाओ यहाँ से। तो मैं देवराज चौहान नहीं, वापस जाऊँगी ज़रूर, परंतु राजा देव के साथ। यह तुम्हारी भूल है कि तुम देवराज चौहान को ले जा सकोगी, वो मेरा पति है। रानी ताशा के कोमल चेहरे पर कठोरता जगह बनाने लगी। वो राजा देव है बेवकूफ़, सदूर ग्रह का राजा, वो यहाँ के नहीं है, इस दुनिया के नहीं है, उन्हें वापस जाना ही होगा। पृथ्वी ग्रह पर राजा देव का मन भी नहीं लग रहा होगा। वो यहाँ रहने को मजबूर है क्योंकि उनके पास पोपा नहीं है जिस पर सवार होकर वे सदू ग्रह पर पहुँच सके। मैं पोपा पर सवार होकर पृथ्वी ग्रह पर आई हूँ। राजा देव पोपा में बैठकर मेरे साथ सदूर ग्रह जाएंगे। बकवास कर रही हो तुम। देवराज चौहान को तुम्हारी कोई भी बात याद नहीं, वो सब याद आ जाएंगी। एक बार राजा देव मेरे को देख लेंगे तो सदूर ग्रह की यादें उनके दिमाग में आने लगेंगी। एक बार उन्हें सदूर ग्रह की और मेरी यादें आने की देर है कि वो दौड़े चले आएंगे अपनी ताशा के पास। तुम नहीं जानती कि राजा देव मुझे बाहों में भरकर, अगर वो वक्त था तो वो बीत चुका है, अब वो वक्त वापस नहीं आएगा। मैं वो वक्त वापस लाने के लिए ही तो पृथ्वी पर आई हूँ। वो वक्त पलक झपकते ही वापस लौट आएगा। मैं राजा देव को वापस सदूर ग्रह पर ले जाऊँगी, हम फिर से उसी वक्त में खो जाएंगे, बल्कि इस बार तो वक्त और भी हसीन होगा। मैं प्यार में राजा देव का पूरा साथ दूंगी और इस बात को कभी नहीं भूलूंगी कि राजा देव को वापस लाने के लिए मुझे पृथ्वी ग्रह का सफ़र करना पड़ा था। अब मैं कोई भूल नहीं करूंगी। तुम जानती हो कि इंसान के जन्म होते हैं, कभी एक तो कभी दूसरा, नगीना की आवाज़ कानों में पड़ी। जानती हूँ, इंसान की ज़िंदगी कई जन्मों में बटी रहती है, सब कुछ शरीर पर निर्भर होता है। शरीर जब तक चलता है तब तक एक जीवन होता है, बूढ़ा होकर शरीर खत्म हो जाता है तो जीवन को एक नए शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, वो दूसरा जीवन कहलाता है, परंतु वो पहले जन्म का हिस्सा होता है। पृथ्वी ग्रह पर ऐसा नहीं होता, एक जीवन के साथ शरीर के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, दूसरा जीवन यहाँ नहीं होता, हर जीवन को एक ही माना जाता है। इस जन्म में देवराज चौहान मेरा पति है। क्या पृथ्वी पर पुनः पूर्व जन्म और पुनः जन्म लेने वाली बातें नहीं होती? रानी ताशा ने पूछा। होती हैं, परंतु कई लाखों में एक। पुनः जन्म के पीछे कई वजह होती हैं, परंतु ऐसा नहीं होता जैसे कि तुम करना चाह रही हो कि कई जन्मों पहले देवराज चौहान तुम्हारा पति था तो आज भी उस पर तुम्हारा हक हो। राजा देव पृथ्वी के नहीं हैं, सदूर ग्रह के हैं। देवराज चौहान पृथ्वी का वासी ही है। नगीना का दृढ़ स्वर रानी ताशा के कानों में पड़ा। तुम जिस ग्रह की बात कर रही हो वहाँ के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है। मेरी याद है राजा देव को। रानी ताशा के माथे पर बल दिखने लगे। नहीं है। राजा देव आज भी मेरी आवाज़ सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी आवाज़ उन्होंने कहीं सुन रखी है। ताशा ताशा कहने लगते हैं, फ़ोन पर ही। वो मेरे पास आने को कहते हैं, परंतु कौन रोक लेता है उन्हें? बबूसा, उधर से नगीना ने मुस्कुरा कर कहा। वो कहता है कि सदूर ग्रह पर वो देवराज चौहान का खास सेवक था। वो सही कहता है। बबूसा एक बेहतरीन इंसान है, परंतु मेरे से विद्रोह करके उसने बुरा किया। वही राजा देव को मेरे पास आने से रोके हुए, वरना राजा देव को तो कब के मेरी बाहों में होते। मैं ऐसा ना होने देती। तुम राजा देव को रोक लेती? अवश्य। नगीना के आने वाले स्वर में दृढ़ता थी। मैं देवराज चौहान को अंधे कुएं में छलांग न लगाने देती, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं। वो आज का जीवन जी रहा है। रानी ताशा उसके लिए अजनबी है।
अगर उसे सब कुछ याद आ जाए और वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो मैं नहीं रोकूंगी देवराज चौहान को। उन्हें कुछ याद आए ना आए, राजा देव मेरे हैं, सिर्फ मेरे। रानी ताशा दांत भींच कर के उठी। ऐसा नहीं होगा, मैं एक तरफा फैसला नहीं होने दूंगी। तुम राजा देव से मेरी बात कराओ। रानी ताशा गुस्से में आ चुकी थी। नहीं, वो मेरे देव हैं, मेरी बात। तुम्हारी आवाज़ में जादू है, जादू जैसा प्रभाव है। नगीना का सख्त सा रानी ताशा के कानों में पड़ा। तुम्हारी आवाज़ सुनकर देवराज चौहान अपने होश खो बैठता है, इसलिए तुम्हारी बात नहीं हो पाएगी। तुम मुझे राजा देव से दूर करने का प्रयत्न कर रही हो, रानी ताशा गुस्से से बोली। तुम देवराज चौहान की कुछ नहीं हो, जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। मैं तुम्हें मार डालूंगी। रानी ताशा गुर्रा उठी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम ज़रूर कोई धोखेबाज हो जो जाने क्यों देवराज चौहान के पीछे। बबूसा भी धोखेबाज है, रानी ताशा ने गुस्से से कहा। नहीं, वो सच्चा इंसान है। बबूसा सच्चा इंसान है तो मैं कैसे झूठी हो सकती हूँ। बबूसा ने सब कुछ बताया होगा। बबूसा के तार मेरे से जुड़े हुए हैं। हम सब एक ही ग्रह से हैं, एक ही हैं। परंतु वो राजा देव का बेहद खास सेवक रहा है। राजा देव भी बबूसा को पसंद करते थे और आज बबूसा को तो उस जम की सब बातें याद हैं। परंतु राजा देव भूल चुके हैं पृथ्वी ग्रह से जुड़कर। लेकिन महापंडित सब ठीक कर देगा। एक बार मैं राजा देव को सदुर ग्रह पर ले जाऊं, उसके बाद महापंडित। तुम देवराज चौहान को उसकी मर्जी के बिना कहीं नहीं ले जा सकोगी। नगीना का क्रोध से भरा स्वर आया। तुम देखना, राजा देव अपनी मर्जी से ताशा ताशा कहते मेरे साथ पोपा में बैठकर सदुर ग्रह पर जाएंगे। रानी ताशा एकाएक हंस कर कह उठी। एक बार राजा देव से मिलने की देर है, उसके बाद वो मेरी बाहों में होंगे। उधर से नगीना ने फ़ोन बंद कर दिया था। रानी ताशा ने फ़ोन वाला हाथ नीचे किया और आंखों से आंसू बह निकले। ये क्या ताशा, सोमारा के उठी। रो क्यों रही हूँ? राजा देव से मेरी बात नहीं हो पाई, वो मेरे बिना कैसे रह रहे होंगे। रानी ताशा सुबह उठी। सब ठीक हो जाएगा, राजा देव हमें जल्दी मिल जाएंगे। मुझे देखो, मैं भी तो बबूसा से मिलना चाहती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी बबूसा से मिलूंगी। क्यों बेदी? सोमारा ने विजय बेदी को देखा। कल शाम होगा ना? कल काम होगा ना? तुम हमें राजा देव के पास ले चलोगे ना? वो आदमी तुम्हें राजा देव का पता बता देगा ना? राजा देव का नहीं, जगमोहन का। बेदी ने गहरी सांस ली। एक ही बात है, तुम्ही ने तो कहा है कि दोनों एक ही साथ रहते हैं। कहाँ फंस गया मैं? बेदी बड़बड़ा उठा। 15 लाख लेने हैं तूने। चुप रह, थोड़ा और सह लेने। बात बात पर अपने ग्रह की बात करते हैं, पर मुझे पता है ये सब ड्रामा कर रहे हैं, यहीं के लोग हैं ये। रानी ताशा आंसू साफ करते बोली। सोमारा, राजा देव के इस जन्म की पत्नी नगीना राजा देव पर मेरा हक नहीं मानती। उसके मानने या ना मानने से क्या होता है? राजा देव तो आपके ही हैं। सोमारा शांत स्वर में बोली। यही मैंने उसे कहा, पर वो मानती नहीं। आप धीरज रखिए। वो कहती है जन्म में वो उसके पति हैं, कहती है पिछला जन्म मौत के साथ खत्म हो जाता है। पर हमारे सदु पर ग्रह पर ऐसा नहीं है। हमारे ग्रह का जीवन मरण भैया महापंडित के हाथ में है। वो जिसका जन्म लंबा चलाने की ज़रूरत समझता है, उसे पुरानी यादों के साथ बार बार पैदा करता रहता है। जैसे कि मैं, आप, ग्रह के बेहतरीन खास लोग। पृथ्वी ग्रह पर कोई और नियम लागू होता है, हमें यहाँ के नियम से कोई मतलब नहीं। हम तो अपने ग्रह के नियम से ही चलेंगे ताशा। हम यहाँ रहने नहीं आए जो यहाँ के नियम अपना लें। हम राजा देव को लेने आए और उन्हें लेकर चले जाएंगे। सोमारा सोच भरे शांत स्वर में कह उठी। सच सोमारा, हम सच में राजा देव को ले जाएंगे। रानी ताशा मुस्कुरा उठी। क्यों नहीं, सोमात सोमात हमारे साथ है। रानी ताशा ने सोमात को देखा। मैं, सोमात मुस्कुराया, आपकी सेवा में हूँ। और ताशा, सोमारा ने कहा, हमारे 3 लोग होटल के दूसरे कमरे में हैं। सबके पास जो भी ना है, जीत हमारी ही होगी। राजा देव को सदूर ग्रह पर ले जाएंगे हम। सोमात, रानी ताशा ने कहा, तुम साथ वाले कमरे में अपने लोगों का हालचाल पूछाओ। मैं दिन में 3 बार उनके पास जाता हूँ रानी ताशा, सोमात ने कहा। अब फिर वो आता हूँ। पहले मेरी बात सुनो, एकाएक विजय बेदी कह उठा। सब ने उसे देखा। तुम लोगों ने अभी मेरा 15 लाख रुपए देना है, कहते हुए बेदी ने उस वार्डरोब की तरफ निगाह मारी जहाँ नोटों से भरा सूटकेस पड़ा था। अगर कल देवराज चौहान मिल जाता है तो मुझे 15 लाख मिल जाएगा। ज़रूर मिलेगा, सोमात बोला। हम जो कहते हैं वो करते हैं। बेदी ने शराफत से सिर हिला दिया। कल राजा देव मिल जाएंगे ना? रानी ताशा ने पूछा। ज़रूर मिलेंगे। पूरी आशा है कि कल हम देवराज चौहान के ठिकाने पर पहुंच सकते हैं, विजय बेदी ने गंभीर स्वर में कहा। परंतु मैं तुम लोगों के साथ भीतर नहीं जाऊंगा। क्यों? सोमारा क्या उठी। देवराज चौहान बहुत बड़ा डकैती मास्टर है। जब उसे पता चलेगा कि तुम लोगों को मैं वहाँ तक लाया हूँ तो वो मेरी जान ले लेगा। बहुत खतरनाक है वो। मैं बाहर ही खड़ा रहूँगा, तुम लोग भीतर जाना। ताशा, सोमारा मुस्कुराई। राजा देव से तो पृथ्वी के लोग भी डरते हैं। मेरे देव जैसा बलशाली कोई नहीं है। देव जहाँ भी जाएंगे अपनी ताकत का दबदबा कायम कर लेंगे। इसी तरह वो प्यार भी बहुत करते हैं। मुझे वो वक्त याद आ रहा है सोमारा, जो राजा देव मुझे बाहों में लेकर। वो वक्त फिर लौटने वाला है ताशा। शायद कल ही राजा देव हमें मिल जाए। आंखें बंद करके रानी ताशा गहरी सांस लेने लगी। तभी दरवाज़ा थपथपाया गया। वेटर खाने की ट्रॉली ढकेलता भीतर ले आया था। सोमात ने दरवाज़ा खोला था। फिर सोमात बगल वाले कमरे में मौजूद अपने साथियों से मिलने चला गया। कब 15 लाख मुझे मिले और कब मैं भागूं? बेदी बड़बड़ा उठा। अर्जुन भारद्वाज ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया और नीना पर निगाह मारी।
नीना ड्रेसिंग टेबल वाला छोटा स्टूल लिए कमरे के दरवाजे का आधा इंच खोले बाहर सामने नजर आते रानी ताशा के कमरे के दरवाजे पर निगाह रखी हुई थी। अर्जुन और नीना आज सुबह से ही होटल के कमरे में बंद थे। रानी ताशा के कमरे की निगरानी कर रहे थे। सुबह 9 बजे विजय बेदी को बाहर जाते देखा तो अर्जुन उसके पीछे लग गया था। दिन भर बेदी पर निगाह रखे उसके पीछे रहा। बेदी दिन में कई लोगों से मिला। अर्जुन भारद्वाज उन लोगों को देखते ही समझ गया कि वो सब छटे हुए लोग थे। अर्जुन जानता था कि विजय बेदी देवराज चौहान के ठिकाने का सुराग पाने के लिए भाग दौड़ कर रहा है कि उसे रानी ताशा से नोट मिलने हैं। 8:30 बजे विजय बेदी के पीछे पीछे अर्जुन भारद्वाज भी कमरे में लौट आया था। अपने कमरे का दरवाज़ा ज़रा सा खुला देखा और नीना की झांकती आंखें देखी। नीना ने उसे भीतर आने दिया और फिर उसी स्थिति में बैठ गई कि बाहर नजर रख सके। अर्जुन भारद्वाज ने नीना को बताया कि वो दिन भर बेदी के पीछे रहा। खास बात नहीं हुई। बेदी देवराज चौहान के ठिकाने को पता करने के लिए लोगों से मिलता रहा। तो नीना ने भी बताया कि वो पूरा दिन इसी तरह बैठी रानी ताशा के कमरे पर नजर रखे रही। कोई नहीं आया सिवाय दोपहर को वेटर के, जो कि लंच लेकर आया था। सोमनाथ अवश्य दिन में 2 बार बाहर निकला और बगल के कमरे में गया था। अर्जुन ने नहा धोकर नाइट सूट पहना। डिनर के लिए कह दूं? अर्जुन ने पूछा। कह दीजिए सर, दोपहर को भी नहीं खाया, भूख लगी है, नीना ने गर्दन घुमाकर धीमे स्वर में कहा। लंच क्यों नहीं किया? आपकी जेब से ज़्यादा खर्च ना हो इसका मैं ध्यान रखती हूँ। लंच लेती तो 1500 ठुक जाता। नीना ने दरवाजे पर पुनः आग टिका दी थी। मेरे मन ने हाँ नहीं की कि लंच करूँ। अर्जुन मुस्कुराया और रूम सर्विस में इंटरकॉम करके डिनर का ऑर्डर दिया। डिनर आ गया सर। कुछ देर बाद नीना स्टूल पर बैठी गर्दन घुमाकर बोली। तो दरवाजे से हट जाओ, वेटर को आने दो। हमारा नहीं सर, रानी ताशा के कमरे का डिनर, नीना ने बताया। फिर नीना ने सोमात को उस कमरे से निकलकर बगल के कमरे में जाते देखा। 10 मिनट बाद उसका भी डिनर आ गया। नीना ने स्टूल उठाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने रखा, दरवाज़ा खोला। वेटर डिनर भीतर टेबल पर रख गया। नीना ने दरवाज़ा बंद किया, स्टूल की तरफ बढ़ते बोली, आप डिनर लीजिए सर, मैं वहाँ नज़र रखती हूँ। तुम भी ले लो, 10 मिनट में क्या फ़र्क पड़ेगा, वो भी डिनर कर रहे हैं। अर्जुन उठते हुए बोला। दोनों डिनर टेबल पर बैठ गए, खाना खाने लगे। सर, नीना बोली, रानी ताशा के बाईं तरफ वाले साथ वाले कमरे में भी रानी ताशा के आदमी मौजूद हैं। आज दिन भर सोमात 3 बार उस कमरे में गया है। उस कमरे से कोई बाहर निकला? अर्जुन भारद्वाज ने पूछा। नहीं सर। किसी को देखा होगी? भीतर कौन है? नहीं, वो दरवाज़ा बंद ही रखते हैं, सिर्फ वेटर के आने पर खोलते हैं, पर खोलने वाला पीछे रहता है, दिखता नहीं। सोमात ही उस कमरे में जाता है, उस कमरे से निकलकर कोई रानी ताशा के पास नहीं जाता। यही बात सर। तो हम सोच सकते हैं कि उस कमरे में रानी ताशा के आदमी होंगे, अर्जुन ने सोच भरे स्वर में कहा। सारे मामले पर निगाह दौड़ाए तो स्पष्ट है कि रानी ताशा अकेली नहीं आएगी। तो वो देवराज चौहान को लेने आई है तो इस बात को भी जानती होगी कि रुकावटें भी आएंगी। वो पूरी तैयारी के साथ आई होगी। सर, यह अजीब मामला है, दूसरे ग्रह के लोग और, परंतु मुझे हालात सच लग रहे हैं। यह मामला गंभीर है नीना, और ख़तरनाक भी। अगर धरती के लोगों को पता चल जाए कि दूसरे ग्रह के लोग आए तो हंगामा खड़ा हो जाए पृथ्वी पर। सर, एक आइडिया आया है। नीना फ़ौरन कह उठी। हम ये मामला मिनटों में संभाल सकते हैं। वो कैसे? पुलिस को रानी ताशा के बारे में खबर दे देते हैं कि वो दूसरे ग्रह के लोग हैं। उसके बाद तो इनकी जान पर बनाएगी। पुलिस इनकी आईडी मांगेगी, जो कि इनके पास होगी नहीं। ये गिरफ्तार हो जाएंगे। ये जो पोपा अंतरिक्ष यान की बात करते हैं उसके बारे में भी देर सवेर में पुलिस मुंह खुलवा लेगी, या हम बता देंगे कि अंतरिक्ष यान कहाँ पर खड़ा है। इस तरह देवराज चौहान का भी इनसे पीछा छूट जाएगा। अर्जुन नीना को देखने लगा। मैंने ठीक कहा ना सर? कुछ हद तक तुम्हारी बात सही है, परंतु इस बारे में हम खुद कोई फैसला नहीं ले सकते। क्यों सर? हमारी क्लाइंट नगीना है। जब तक नगीना ऐसे करने को हाँ नहीं कहती तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। ये बात नगीना से डिस्कस करेंगे। इस बारे में वो क्या कहती है वही हम करेंगे। नगीना को क्यों ऐतराज़ होगा? वो तो खुश होगी कि रानी ताशा से पीछा छूट गया। नीना क्या उठी। वो किस तरह सोचते हैं ये तो उनसे ही पता चलेगा, परंतु इस बारे में बात करूँगा। खाना समाप्त करके नगीना वापस अपनी ड्यूटी पर जा पहुँची। नीना वापस अपनी ड्यूटी पर जा पहुँची। स्टूल रखा और जरा सा दरवाज़ा खोले बैठ गई। फिर सिर घुमाकर धीमे स्वर में अर्जुन से बोली, कॉफ़ी का मन हो रहा है सर? अभी कह देता हूँ। अर्जुन ने रूम सर्विस में 2 कॉफ़ी के लिए इंटरकॉम किया। जब दोनों कॉफ़ी पी रहे थे, नीना दरवाजे पर स्टूल रखे बैठी थी। अर्जुन बेड पर टेक लगाए हुए था कि तब अर्जुन को नगीना का फ़ोन आया था। बातें हुई, फिर फ़ोन बंद करके अर्जुन ने कहा, देवराज चौहान और बबूसा आज आधी रात को यहाँ आ जाएंगे। यहाँ? नीना हैरानी से बोली। क्यों सर? अर्जुन भारद्वाज नगीना से हुई बातचीत नीना को बताने लगा। रात के 2 बजने वाले थे। सड़कों पर सुनसानी जैसा माहौल था दिन की अपेक्षा। वाहन आ जा रहे थे परंतु कम थे। कई साइकिलों वाले भी जा रहे थे जो कि अपने काम से लौट रहे थे। कभी कभार ही किसी हॉर्न की आवाज़ कानों में पड़ जाती थी। मध्यम सी बहती हवा राहत पहुंचा रही थी। जगमोहन मध्यम गति से कार चला रहा था। देवराज चौहान बगल में बैठा था। बबूसा पीछे की सीट पर मौजूद था। काफ़ी देर से कार में छाई खामोशी को तोड़ते जगमोहन ने कहा, तुम खतरे में जा रहे हो। रानी ताशा को तुम्हारे पास होने की भनक भी पड़ गई तो तब कुछ भी हो सकता है।
उसे कुछ भी मालूम नहीं होगा, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। वो अपने कमरे में नींद में होगी। हम पहुंचने जा रहे हैं, जगमोहन बोला। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। मैं राजादेव के साथ हूँ, बबूसा बोला। मैं राजादेव को कुछ नहीं होने दूंगा। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में कार होटल सी व्यू पर्ल के सामने जा रुकी। देवराज चौहान और बबूसा बाहर आ गए। दरवाज़ा बंद किए गए। सावधानी से काम करना, जगमोहन गंभीर से कह उठा। रानी ताशा की नज़रों में मत आना। जवाब में देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। जगमोहन कार को आगे बढ़ाता ले गया। आओ बबूसा, देवराज चौहान ने कहा और होटल के प्रवेश गेट की तरफ बढ़ गया। बबूसा उसके साथ चलता कह उठा। तो रानी ताशा इस होटल में है। सोचकर मुझे कितना अजीब लग रहा है कि मैं रानी ताशा के कितने करीब हूँ और वो आपको ढूंढ रही है। आप भी उसके कितने करीब आ चुके हैं, रानी ताशा सोच भी नहीं सकती। दोनों होटल के भीतर पहुंचकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। अगर रानी ताशा मेरे सामने पड़ गई तो तब तुम क्या करोगे, देवराज चौहान ने पूछा। कुछ समझ में नहीं आता। आपकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया हूँ राजा देव। रानी ताशा के साथ सोमात है, मुझे सोमात की चिंता है। वो मेरे से ताकतवर है। अगर जोबिना के साथ रानी ताशा के आदमी भी साथ में या पास में कहीं हैं तो मैं उनसे जीत नहीं पाऊंगा। परंतु मुझे हराना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। अगर जोबिना मेरे हाथ लग जाए तो फिर मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। महापंडित ने बताया था कि वो मुझे मार भी सकते हैं। तुम्हें तो अपनी चिंता सताने लगी बबूसा। मैं आपको रानी ताशा की चालों से बचाना चाहता हूँ। यह तभी हो सकेगा जब मैं सलामत रहूँ। मेरी हर चिंता आपके लिए ही है राजा देव। अगर आपको सदूर ग्रह के जन्म की याद आ जाती तो सब ठीक हो गया होता। दोनों लिफ्ट में सवार हुए और दूसरी मंजिल पर पहुंचे। लिफ्ट से निकलकर सुनसान गैलरी में आगे बढ़ गए। एक वेटर जाता अवश्य दिखाई दिया। देवराज चौहान को अर्जुन भारद्वाज के कमरे का नंबर पता था। वो अर्जुन भारद्वाज के कमरे के सामने पहुंचा और सामने के बंद दरवाजों पर निगाह मारी। वो नहीं जानता था कि सामने के किस कमरे में रानी ताशा मौजूद है। देवराज चौहान ने हौले से अर्जुन के कमरे का दरवाज़ा थपथपाया। चंद पल बीते के दरवाज़ा नीना ने खोला। वो दोनों भीतर प्रवेश कर गए। दरवाज़ा पुनः बंद हो गया। रानी ताशा हड़बड़ाकर गहरी नींद से उठ बैठी। इंतहाई खूबसूरत चेहरे पर व्याकुलता स्पष्ट नजर आ रही थी। उसने तुरंत सारे कमरे में नजरें दौड़ाईं, परंतु सब ठीक था। सोमारा उसकी बगल में सोई हुई थी। विजय बेदी लंबे सोफे पर नींद में था। सोमात कुछ दूर कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठा अपने भीतर लगी मशीन को आराम दे रहा था। परंतु रानी ताशा के चेहरे की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो बेड से उतरी। शरीर पर गाउन था जिसमें उसके आकर्षक रोज मध्यम गति से हिलते महसूस हो रहे थे। वो सीधे सोमात के पास पहुंची। आहट पाकर सोमात ने फौरन आंखें खोल दी। क्या बात है रानी ताशा, सोमात कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मुझे अभी अभी महसूस हुआ है कि राजा देव मेरे करीब आ पहुंचे। मेरी आंख खुल गई, रानी ताशा ने बेचैनी से कहा। यह कैसे संभव है रानी ताशा? मुझे एहसास हुआ है कि अभी आप हर वक्त राजा देव के बारे में सोचती रहती हैं, सोमात बोला। ऐसे में आपको वहम हुआ? सोमात, रानी ताशा के सर में दृढ़ता आ गई। महापंडित ने राजा देव का एहसास कराने की शक्ति मेरे भीतर डाल रखी है। महापंडित ने कह रखा है कि जब भी राजा देव मेरे करीब कहीं पर होंगे तो मुझे एहसास हो जाएगा। लेकिन सोमात ने कमरे में निगाहें दौड़ाई। कमरे में तो हम लोग ही हैं। बाहर देखो, रानी ताशा बेहद परेशान दिख रही थी। मेरा एहसास गलत नहीं हो सकता। सोमात तेजी से दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। राहदारी सुनसान पड़ी थी। हर कमरे का दरवाज़ा बंद दिखा। सोमात दरवाज़ा बंद करके पलटा। बाहर कोई भी नहीं है। ओह, ये क्या हो रहा है? रानी ताशा चिल्ला उठी। राजा देव के बारे में मुझे गलत एहसास नहीं हो सकता। ज़रूर कोई बात है। मुझे राजा देव के पास आ जाने का एहसास क्यों हुआ? सोमात खामोशी से खड़ा रहा। रानी ताशा तेज तेज कदमों से चलती बेड के पास पहुंची और वो यंत्र उठा लिया जिस पर डोबू जाति के पास खड़े पोपा यानी अंतरिक्ष यान में मौजूद किलोरा से बात कर लिया करती थी। बेड पर बैठकर वो यंत्र द्वारा किलोरा से संपर्क बनाने लगी। 2 मिनट की चेष्टा के बाद संपर्क बन गया। यंत्र से किलोरा की आवाज़ उभरी। कौन है? मैं हूँ किलोरा। ओह रानी ताशा, हुक्म दीजिए, किलोरा की आवाज़ उभरी। महापंडित की तरफ से कोई संदेश आया? नहीं रानी ताशा, मैं इस यंत्र द्वारा महापंडित से बात नहीं कर सकती, परंतु पोपा में मौजूद यंत्रों द्वारा तुम महापंडित से बात कर सकते हो। अभी महापंडित से पूछो कि मुझे राजा देव के पास होने का एहसास हुआ है। क्या राजा देव मेरे पास ही कहीं है? मैं पूछता हूँ रानी ताशा। महापंडित का जवाब मैं भी आपको देता हूँ। रानी ताशा ने यंत्र बंद किया। तब तक सोमारा उठ बैठी थी। क्या बात है ताशा? मुझे गहरी नींद में राजा देव के पास ही मौजूद होने का एहसास हुआ है, रानी ताशा ने कहा। यह कैसे हो सकता है? राजा देव की मौजूदगी का एहसास कराने वाली शक्ति महापंडित ने मेरे भीतर डाल रखी है। लेकिन यहाँ तो राजा देव है नहीं। सोमारा ने कमरे में निगाह दौड़ाई। तो मुझे एहसास क्यों हुआ? रानी ताशा ने व्याकुल स्वर में कहा। महापंडित गलत नहीं हो सकता। एहसास कराने की शक्ति गलत नहीं हो सकती। मेरी गहरी नींद का अचानक टूट जाना ज़रूर कोई बात है। आपका मतलब है कि राजा देव कहीं पास में ही है? हाँ, ये बात सच है। सोमारा गंभीर हो उठी। कहीं राजा देव कमरे के बाहर तो नहीं खड़े? सोमा देख चुका है, बाहर कोई नहीं, रानी ताशा ने कहा।
सोमारा उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाज़ा खोला, बाहर जाकर राहदारी को सुनसान पाया। कहीं से कोई आहट भी नहीं उठ रही थी। रात के इस वक्त दरवाज़ा बंद करके सोमारा सोमात के पास पहुंची। क्या बात है सोमात? रानी ताशा को गलत एहसास नहीं हो सकता? सोमारा बोली। राजा देव यहाँ पर नहीं है सोमारा, सोमात शांत स्वर में बोला। तो कहाँ है? रानी ताशा को गलती होने की गुंजाइश नहीं है भैया। महापंडित के काम हर तरह के पक्के होते हैं। राजा देव को एहसास कराने वाली शक्ति भैया ने रानी ताशा के भीतर डाल रखी है। मेरे पास इन बातों का जवाब नहीं है, सोमात बोला। सोचों में डूबी सोमारा रानी ताशा के पास पहुंची तो रानी ताशा को सुबकते पाया। इसमें रोने की क्या बात है ताशा? सोमारा उसके करीब बेड पर बैठती कह उठी। मेरा देव मुझे नहीं मिल रहा, कितनी तड़प रही हूँ मैं। देव भी मेरे बिना तड़प रहे होंगे। ज़रूर वो मुझे तलाश करने के लिए होटल में आए होंगे, परंतु मैं किस कमरे में हूँ ये भूल गए होंगे। वो ज़रूर इस कमरे के बंद दरवाजे के बाहर से निकले होंगे। वो मुझे ही ढूंढ रहे हैं। बबूसा की निगाहों से बचकर अपनी जगह से निकल आए होंगे मेरे पास आने के लिए। ज़रूर राजा देव कहीं करीब ही हैं। भर्राए स्वर में रानी ताशा कह उठी। सोमात, सोमारा ने कहा, बाहर जाकर देखो, शायद राजा देव नजर आ जाए। सोमात अपनी जगह पर खड़ा रहा। जाओ सोमात, सोमारा ने पुनः कहा। मैं सिर्फ रानी ताशा का हुक्म मानता हूँ, या मेरे मन में जो आए वो करता हूँ, सोमात शांत स्वर में बोला। सोमात को राजा देव को ढूंढने को कहो ताशा, सोमात ने रानी ताशा से कहा। जाओ सोमात, सोमारा ने जो कहा वही करो। सोमात आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोलते बाहर निकलता चला गया। बातचीत के स्वर सुनकर विजय बेदी की आंख खुल गई। वो बिगड़े स्वर में बोला, रात को भी चैन नहीं, क्या हो रहा है? रानी ताशा को राजा देव के पास में ही होने का एहसास हुआ है, सोमारा ने कहा। तो अब सपने भी आने लगे? सपने क्या होते हैं? सोमारा ने पूछा। लगता है सपने तुम लोगों के ग्रह पर नहीं होते, बेदी ने तीखे स्वर में कहा। सो जाओ, देवराज चांद पास में कहीं भी नहीं आ सकता। मुझे सोने दो, कल फिर सारा दिन भाग दौड़ करनी है, कहकर वो सोने का प्रयत्न करने लगा। रानी ताशा के गाल आंसुओं से गीले थे। आप आराम कीजिए ताशा, सोमारा ने कहा। सोमात बाहर देखने गया। मेरा देव मुझे बाहों में लेने के लिए कितना तड़प रहा होगा, रानी ताशा व्याकुल सर में कह उठी। सोमात राजा देव को कैसे पहचानेगा? महापंडित ने राजा देव की तस्वीर सोमात के दिमाग में डाल रखी है, वो राजा देव को फौरन पहचान जाएगा। तभी यंत्र से मध्यम सी अजीब सी आवाज़ें आने लगी। रानी ताशा ने तुरंत बटन दबाकर कहा, कहो किलोरा। रानी ताशा, महापंडित से कठिनता से मेरी बात हो पाई है। साधु रबत तूफान आया था कुछ पहले, और इससे महापंडित की मशीनों को कुछ नुकसान पहुंचा है। वो कहता है मशीनें ठीक होने पर ही कुछ बता सकेगा। इस स्थिति में वो मशीनों से बात नहीं कर सकता। इतनी बात के साथ ही संबंध कट गया। ठीक है, रानी ताशा बोली। डोबू जाति पर हमारा पूरा काबू है ना? जी रानी ताशा, डोबू जाति पर हमारी हुकूमत चल रही है, कोई समस्या नहीं। रानी ताशा ने यंत्र बंद किया और गीले गालों को साफ करने लगी। मेरा देव, मेरा प्यारा देव, जाने कब मिलेगा मुझे? इतनी देर क्यों लगा रही है देव को पाने के लिए? लग रही है। सब ठीक हो जाएगा ताशा, मुझे भी तो बबूसा की तलाश है। इस वक्त हमें सब्र से काम लेना चाहिए। तभी दरवाज़ा खुलकर सोमात ने भीतर प्रवेश किया और बोला, आसपास कहीं भी राजा देव मुझे नहीं दिखे। मैंने हर तरफ अच्छी तरह देखा है।